हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स पढ़ रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स और बेस के बारे में। एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं कि इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हुए। देखिए, टोटल 14 लेक्चर कवर हो चुका हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग देखे थे वेरी बेसिक अप्रोच के बारे में कि कोई भी क्वेश्चन दे रखा तो आप कैसे अप्रोच लेंगे। फिर हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को पढ़े, जिसमें हम लोग रेजोनेंस पढ़े, इंडक्टिव पढ़े, हाइपर कंजुगेशन पढ़े। फिर हम लोग स्टीरिक इफेक्ट देखें और इसमें हम लोग ऑर्थो इफेक्ट को पर्टिकुलरली पढ़े बेंजोइक एसिड और एनिलीन के केस में। फिर हम लोग आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे और उस पर देखे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ कवर्ड होता है। उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आज पढ़ेंगे एसिड्स और बेस के बारे में। वैसे तो जब हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एसिड्स और बेस का यूज हो ही रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाए, जब रेजोनेंस वाला लेक्चर देख रहे थे तो वहां हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लाइक अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड रेजोनेंस पे क्वेश्चन था या फिर एरोमेटिसिटी पे भी क्वेश्चन बनता था। जैसे कि आपको अगर याद हो, ये अगर आपका क्वेश्चन था जिसमें पूछता था ये मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होता था, 3-4 ऑप्शन दे रहता था जिसमें ये दिखता था। और यहाँ पे हम लोग देखते थे कि ये जो H+ जब निकलता था ये कार्बोनाइन बनता था और ये एरोमेटाइज हो जाता था, जिस कारण से एसिडिक प्रोटॉन हो जाता था। फिर हम लोग देखे थे कि जब ऑर्थो इफेक्ट पढ़ रहे थे, बेसिकली स्टीरिक इफेक्ट वाला लेक्चर में देख रहे थे कि जब ऑर्थो इफेक्ट होता है तो बेंजोइक एसिड के केस में एसिडिटी बढ़ा देता है, बट वही एनिलीन के केस में देखते थे तो बेसिसिटी घटा देता था। तो ये सारा हम लोग देखे हैं। सो आज का जो ये लेक्चर है आपका एसिड और बेस वाला, इसमें हम लोग खास कर देखेंगे कंपाइलेशन। मतलब जितना भी हम लोग पहले पढ़े हैं उस सारे चीज का कंपाइलेशन रहेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे थ्योरीज के बारे में, जैसा कि आपको दिख रहा है आर्हेनियस थ्योरी हो गया या ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी हो गया या लुईस थ्योरी हो गया। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कब कब हम लोग एसिड बेस जो होता है उसको कंपेयर करना सीखेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है या वीक है। उसी को हम लोग डिटेल में आज के इस लेक्चर में समझेंगे, जिसमें कि आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। वैसे तो आपको जस्ट अभी हम बताया जैसे रेजोनेंस हेल्प करता है या स्टीरिक कैसे हेल्प करता है। सिमिलरली अगर आपको याद हो, जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला लेक्चर भी कराए थे, वो हम इसका यहाँ देना भूल गए, मतलब उसका थंबनेल। अदरवाइज जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा रहे थे तो वहाँ पे भी बताए थे कि जैसे अगर आपको याद हो ये वाला, जिसमें ये जो होता है OH ऑर्थो इफेक्ट नहीं शो करता था, रैदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी बढ़ा देता था। वहाँ हम अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उस लेक्चर को जाके फॉलो कर सकते हैं। सो वह कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, जो कि पर्टिकुलरली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वैसे तो और भी कॉन्सेप्ट्स है जो कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखा जाए तो क्लासीफाई तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी सिंस इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, एक बार जान लेना भी जरूरी है। तो जैसे इनऑर्गेनिक में हमें क्या पढ़ना है, एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जनरली आप देखने को मिलता होगा, जैसे BX3 है, एक्स आपका यहाँ हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और क्वेश्चन जनरली आता है कि कौन सा मोस्ट लुइसिडिक, किसका लुइस एसिडिक नेचर ज़्यादा है। तो हम लोग बोलते थे Bi3 का ज़्यादा होता है, पाई बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग देखेंगे जब इस पे आएंगे तब। सिमिलरली चार्ज स्पेसीज लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि आपका जैसे CH4 है, फिर आपका NH3 है, H2O है और HF है। लेफ्ट टू राइट आपका एसिडिटी बढ़ता है। वही टॉप टू बॉटम जाएंगे, HF होगा, HCl होगा, HBr होगा, फिर HI होगा, इसमें बढ़ता है। सिमिलरली ऑक्सो एसिड्स का केस देखेंगे। लाइकवाइज आपका जो आप S ब्लॉक P ब्लॉक में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर कोई भी मेटल है उसका अगर ऑक्साइड है तो वो बेसिक इन नेचर होता है, कोई भी नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड है तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि जितने सारे मेटल ऑक्साइड्स है, कितने सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, उसका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना सीखेंगे। तो ये मतलब आपको जस्ट एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। बेसिकली आप इसे पढ़ेंगे पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक में और ये सारे चीज़ पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, बट हम क्या करेंगे, एक कंपाइल्ड वर्जन लेके आए हैं ताकि हम एक ही जगह सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट होता है और एक HSAB थ्योरी होता है। वैसे तो IIT JEE और नीट के बच्चे को ये पढ़ना जरूरी नहीं है, ये ज़्यादातर BSc MSc के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए हम इस पे जो लेक्चर लाएंगे वो एक सेपरेट लेक्चर ला कर रख देंगे। ठीक है।
और फिर फाइनली कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एज यूजुअल, जो हम लोग का तरीका है, क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक सॉरी आपके लिए, सॉरी इसलिए क्योंकि ये जो लेक्चर आज का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये तकरीबन 10 दिन के बाद हो रहा है। ठीक है, इसका रीज़न देखिए, वैसे तो ये एक्सक्यूज़ हो जाता है बोलने के लिए, बट फिर भी एक्चुअली मेरा फ़ोन टूट गया था, और फ़ोन टूट जाने के कारण क्या हो रहा था कि वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मेरा जो आईडी लॉगिन आईडी पासवर्ड जो था, पासवर्ड हम भूल गए थे और वो सिर्फ इसी फ़ोन में था। सो बट इसको बनाना फिर ठीक करना, खैर फ़ोन तो ठीक नहीं हुआ, बट फिर भी समहाउ हम उसको रिकवर कर लिए, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया। सो आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कंटिन्यूएशन होता है तो अच्छा रहता है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, आज से कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो कंटिन्यूएशन में ही जाए। सो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल फंडामेंटल। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पर्टिकुलरली ये 3 थ्योरी के बारे में, आर्हेनियस थ्योरी, लॉरी और ब्रोंस्टेड थ्योरी और लुईस थ्योरी। ये जो है आपका कंपेयर करना कि कौन सा मोस्ट एसिडिक है, मोस्ट बेसिक है, और कैसे पीके और के बेसिस पे हम लोग बताते हैं, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और उसके बाद के लेक्चर में हम लोग ये इनऑर्गेनिक वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एक ट्रेंड दिखाना चाहते हैं। देखिए, वैसे जैसा कि आपको हम बोले कि कंपेयर करना सिखाएंगे, सो कंपेयर करने में आपको जस्ट बोले कि पीके और के का यूज होता है, तो देख रहे हैं आप ये पीके, ये आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है जितना भी है, और हम लोग क्या करते हैं, इस पीके वैल्यू के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंटली पहले डिटरमाइन होता है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग सपोर्ट करते हैं। उसको हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका 2019 में पूछा हुआ जेईई मेन का क्वेश्चन है। जैसा कि आपको मालूम हो गया होगा, अभी तक हम कोशिश करते हैं कि अगर आपको थ्योरी बता रहे हैं तो साथ साथ उसका कुछ क्वेश्चंस भी करवा दें, ताकि उस चीज़ का मतलब आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए पहले एक बार हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ये जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो है ये मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड जनरली ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, जो कि आपको दिख रहा है -12, -10, -9। अच्छा हाँ, आपको अभी बता दे रहे, खैर एक्सप्लेन करेंगे जब बताएंगे तो बाद में। कोई भी अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका पीके वैल्यू कम होता है, कम होगा, जितना कम पीके वैल्यू होगा वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो इसलिए -12 यानी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये आपको दिख रहा है मिनरल। अब मिनरल एसिड ऑर्गेनिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मिनरल एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो उसका डिसोसिएशन फास्ट होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है ऑलमोस्ट, बट ऑर्गेनिक के केस में नहीं होता है। इस यही रीज़न है कि इसका पीके वैल्यू कम होता है, इसलिए मोर एसिडिक इन नेचर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में भी अगर हम आपको क्लासीफाई करें तो मोर और लेस ये आप ऑर्डर याद रखिएगा। पहला आ जाता है आपका सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद हम लोग पकड़ते हैं किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये एक रफ आइडिया दे रहे हैं, बस इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मोर और लेस आपका कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस गलत होने का चांस कम रहेगा। फिर आ जाएगा आपका फिनॉल, फिर आपका नॉर्मल अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं, फिर अल्काइन आ जाता है। कैसे? देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है आपका? सल्फोनिक एसिड है। हम एक सेकंड कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि इजी हो समझने में। ये सल्फोनिक एसिड आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा आपका, सॉरी हाँ ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसके जस्ट नीचे आ जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये भी आपका कार्बोक्सिलिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक है, बट यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका बेंजोइक एसिड है और ये आपका एसिटिक एसिड है। और हमें क्या दिख रहा है कि बेंजोइक एसिड जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू द एसिटिक एसिड। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पे है। अगर आप लॉजिकली सोचे, जब पहले हम इस चीज़ को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि देखिए ये आपका है बेंजोइक एसिड, ठीक है, और ये आ गया आपका एसिटिक एसिड। सो लॉजिकली हम जानते हैं कि एसिड एक अच्छा एसिड कब कहलाता है? जब उसका कंजुगेट बेस होता है स्ट्रॉन्ग, सॉरी कंजुगेट बेस वीक होता है। तो ये कंजुगेट बेस इधर रेजोनेंस में जाएगा, ये भी इधर रेजोनेंस में जाएगा, जो कि आपको मालूम है अभी तक, ठीक है। और हम जानते थे कि बेंजीन ये रेजोनेंस में जा रहा है, बट यहाँ इंडक्टिव में देता था। इस हिसाब से
ये एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड का कम होना चाहिए एसिडिक और एसिटिक एसिड का ज्यादा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है कंपेयर टू द रेजोनेंस, बट फिर भी हमें दिखता है कि बेंजोइक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों होता है? सो देखिए, इसको एक्सप्लेन अभी हम करेंगे, बट आपको पीके से हम ये चीज रियलाइज कराना चाहते थे। देखिए, बेंजोइक एसिड का 4.21 है, एसिटिक एसिड का क्या है आपका, ये देखिए 4.75 है। तो देख रहे पीके वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। हमें पता चला पीके वैल्यू ये है, तभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका लॉजिक समझिए। तो अब क्या है कि ये रेजोनेंस के कारण ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट साथ ही साथ ये सारा कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन होने का कारण ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो बेसिकली ये -I की तरह काम करेगा और -I से खींचेगा। सो अगर हम बेंजोइक एसिड के बारे में बोले तो बेंजोइक एसिड में +R से दे रहा है और -I से खींच रहा है, बट एसिटिक एसिड की बात करें तो इसमें सिर्फ +I से दे रहा है। सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बेसिस पे हमें पता है कि बेंजोइक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो हमें अब ये बोल सकते हैं कि +R और -I ओवरऑल सम ऐसा निकल कर आया होगा कि उसका वैल्यू इससे ज्यादा हो गया होगा, मतलब ओवरऑल ये खींच ही रहा होगा रैदर देन एसिटिक एसिड के केस में जो कि सिर्फ दे रहा है। सो समझ में आ रहा है ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको ये जो ट्रेंड जो दिख रहा है इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? ये ध्यान में रहेगा तो आपके लिए बेटर है, तभी आपको मतलब ये सब चीज समझ में आएगा। अगर आप क्वालिटेटिव पर्पज से जाएंगे तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में ये दिखेगा कि अच्छा बेंजोइक एसिड में रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस से स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, इसलिए बेंजोइक एसिड एक वीक एसिड होना चाहिए, बट एक एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बट यहाँ उल्टा हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया हम क्यों बोल रहे हैं, बार बार ट्रेंड याद रखना है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि सल्फोनिक एसिड होता है, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, फिर आपका कार्बोनिक एसिड था, फिर आपका फिनॉल था, फिर आपका हम बताए थे अल्कोहल था, और ये टर्मिनल वाला था जो कि आपको यहाँ में दिखा दिए, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कार्बोनिक फिनॉल, फिर आपका अल्कोहल, अल्कोहल इसके नीचे ही होगा, ये अल्कोहल और ये अल्काइन, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बार बार हम इस पे जोर क्यों दे रहे थे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन दिखाना था। देखिए क्वेश्चन यही पूछा है, देखिए बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एसिड बेस। अब क्वेश्चन को घुमाएगा, ये क्वेश्चन को किधर से घुमा दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर्पज से ले गया। पूछ रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये 3 एसिड दे रखा हुआ है आपका, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एक सेकेंड ये CH3 है, सॉरी फॉर द मतलब ये गंदा लिखा गया, एसिटिक एसिड है, और आपका ये बेंजोइक एसिड है। तो हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी किस केस में ज्यादा होगा, जिस केस में ज्यादा आयंस फॉर्मेशन होगा। तो हमें पता है कि सब केस में क्या होगा, एक कंजुगेट बेस फॉर्म करेगा और प्लस एक H+ निकलेगा, कंजुगेट बेस H+, कंजुगेट बेस H+। सो जितना ज्यादा आयन फॉर्म करेगा उतना ज्यादा उसका कंडक्टिविटी होगा। तो हमें पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बेसिकली हमें चेक करना है कि किस केस में ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ज्यादा फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए ये सारा प्रोसेस एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा कंजुगेट बेस बनेगा इट मींस H+ उतना ज्यादा रिलीज हुआ होगा, तभी तो ये बना होगा, है ना? तो इस हिसाब से बोल सकते हैं, हमें बस चेक करना है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। और जस्ट अभी आपको बताएं कि एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड में बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, और बेंजोइक और फॉर्मिक में ज्यादा क्या हो जाएगा, फॉर्मिक। क्यों? क्योंकि यहाँ H है और यहाँ ये है, H ना ही देगा ना ही खींचेगा, बट इस केस में तो +R से दे रहा था और -I से खींच रहा था। सो ओवरऑल ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, बट यहाँ दे भी तो रहा था, बट H तो कुछ नहीं कर रहा है। इस हिसाब से फॉर्मिक एसिड एक अच्छा एसिड हो जाता है कंपेयर टू दिस वन। बट डोंट गेट कंफ्यूज कि इसके और इसमें क्या होगा, आपका बेंजोइक एसिड ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ओवरऑल ये खींच रहा है बट ये दे रहा है, बट इसमें और इसमें ओवरऑल आपका फॉर्मिक एसिड ज्यादा निकल कर आता है। बस आपको यही ध्यान रखना था कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज्यादा H+ रिलीज करेगा, जितना ज्यादा H+ रिलीज करेगा उतना ज्यादा आयंस का कंसंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा आयंस का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। यानी सबसे ज्यादा आपका कंडक्टिविटी A में होगा, फिर आपका C में होगा, फिर B में होगा, ACB, हेंस योर ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? देखिए ये कॉन्सेप्ट कितना इजी था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे घुसाया और आपका क्वेश्चन बन गया। सिमिलरली जब हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, ल्यूइस थ्योरी, तो वहां हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। अब जैसा कि हम लोग को आज के इस लेक्चर में पढ़ना है तीनों थ्योरी, तो एक एक करके देख लेते हैं। ये थ्योरी बहुत इजी है, इसलिए जस्ट हम एक ब्रीफ कर दे रहे हैं कि किस केस में क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं आर्हेनियस को।
देखिए आर्हेनियस थ्योरी क्या कहता है, पहला चीज हमेशा याद रखिए, ये वाटर के बारे में बताता है, मतलब पानी में कैसे बिहेव करेगा। अगर कोई कंपाउंड पानी में जाकर H+ रिलीज कर रहा है तो वो एसिड कहलाएगा, और अगर पानी में जाके OH- रिलीज कर रहा है तो हम उसे बेस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे HCl एक गैस है, ठीक है, इसको हम पानी में दिए, पानी में देने के कारण क्या हो रहा है, ये आपका H+ एक्वस बना और आपका Cl- एक्वस बना। सिमिलरली अगर हम NaOH की बात करें, इसको भी पानी में दे रहे हैं तो ये क्या बनाएगा आपका Na+ एक्वस और OH- एक्वस। सो अगेन हमें क्या दिख रहा है, पानी में जाके जो H+ रिलीज कर रहा है उसे हम एसिड बोलेंगे, यानी HCl एक एसिड है। सिमिलरली पानी में जाकर जो बेस OH- रिलीज कर रहा है उसे हम बेस बोलेंगे, इसलिए NaOH बेस है। बस इतना ही जानना था आर्हेनियस के बारे में, इससे ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। और इसका लिमिटेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि सिर्फ ये बोल रहा है कि पानी में ये प्रॉपर्टी शो करेगा, बाकी किसी सॉल्वेंट में ये नहीं करता है। इसलिए सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका यही है कि अदर सॉल्वेंट की ये बात नहीं करता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट थ्योरी अब हम लोग पढ़ते हैं, फटाफट कर लेते हैं, आपका लोरी और ब्रॉन्स्टेड। देखिए यही थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो कि हम लोग पूरे ऑर्गेनिक में पढ़ना है। ये थ्योरी ये कहता है कि कोई भी एक एसिड है, जैसे कि CH3COOH, इसका H+ जब रिलीज होता है तो उसका कंजुगेट बेस फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बार बार देखते हैं, और प्रीवियस प्रॉब्लम भी सॉल्व किया तो हम लोग कंजुगेट बेस का कॉन्सेप्ट लगाए। और देखिए वो ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन था, इसलिए ऑर्गेनिक में मैक्सिमम जगह आप इस पे खेलेंगे, ठीक है। सो बस इसमें हमें ये देखना है, एक एसिड रहता है और एक बेस रहेगा। एसिड जब H+ रिलीज करेगा उसे कंजुगेट बेस बोलेंगे, और बेस जो H+ ले लेगा तो उसे हम कंजुगेट बोलेंगे, कंजुगेट एसिड बोलेंगे। सो यही मेरा लोरी और ब्रोंस्टेड एसिड बोलता है। सो क्या निकल कर आया, एसिड किसे कहेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखें, एसिड है और एक कंजुगेट बेस है, तो ये क्या कर रहा है, ये H+ छोड़ रहा है, यानी एसिड किसे बोलेंगे, जो कि H+ रिलीज करे। और बेस किसे बोलेंगे, जो कि H+ को एक्सेप्ट करे, यानी कि ये H2O क्या है, बेस है, ये H+ एक्सेप्ट किया तभी तो आपका H3O+ बना, है ना। सो इट मीन्स ये जो थ्योरी बोलता है, जो H+ डोनर है वो एसिड कहलाएगा, और जो H+ एक्सेप्टर है उसे हम बेस कहेंगे। क्लियर हुआ। सो ये थ्योरी बस इतना बताता है, यानी ये प्रोटॉन पे खेलता है। इसका लिमिटेशन क्या हो गया, आगे हम लोग देखेंगे। जैसे BCl3, ये एक भी एक एसिड है, हम लोग पढ़ेंगे कैसे है, बट ये तो H+ नहीं दे रहा है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये तो ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं हुआ, इस जगह आके ये फेल कर जाता है। तो इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं, जो कि आपका हो जाता है लुईस थ्योरी। देखिए आपको लग रहा है हम जल्दी जल्दी भगा रहे हैं, जल्दी जल्दी भगाने की बात नहीं है, जितना जरूरत का कॉन्सेप्ट है बस उतना जानिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। अब आ जाते हैं लुईस का कॉन्सेप्ट। लुईस खेलता है इलेक्ट्रॉन पे। ये भाई साहब कहते हैं कोई भी स्पेसिस जो कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसे हम कहेंगे एसिड, और जो रिच है उसे कहेंगे बेस। बेसिकली मोर और लेस ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल का ही कॉन्सेप्ट है। याद कीजिए, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते थे, जिधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती थी। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते थे, जिधर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होती थी। एग्जाम्पल के तौर पे BCl3, BCl3 क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, इस हिसाब से हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोफाइल है। सो सिमिलरली हम लोग बोलते हैं ये एक लुईस एसिड है। ये क्या है, लुईस एसिड है। क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बट वही अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 के पास लोन पेयर है और हम बोलते थे न्यूक्लियोफाइल, तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं ये एक बेस है। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है फॉर डोनेशन, हेंस इट इज नोन एज लुईस बेस। बस यही चीज था। सिमिलरली अगर आप ब्रॉन्स्टेड वाला जस्ट बोले कि ब्रॉन्स्टेड H+ पे खेलता है, तो H+ क्या है, एसिड क्या था, जो H+ डोनर था। सो ये एसिड क्यों कहलाएगा, आप लुईस से भी समझिए। H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाँ कमी है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, हाँ लेना चाहेगा, इसलिए ऐसे भी बोल सकते हैं एसिड है। और बेस क्या बोलता था, जो कि H+ डोन मतलब एक्सेप्टर हो। एक्सेप्ट कौन करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन रखता है। अगर हम NH3 की बात ले लें, तो NH3 क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देके क्या बना देगा, NH4+। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, इस H+ को एक्सेप्ट ही तो कर रहा है। सो इट मीन्स आप लुईस के कॉन्सेप्ट से भी देखिए, तो NH3 के पास क्या लोन पेयर अवेलेबल है फॉर डोनेशन, सो हेंस इट इज योर लुईस बेस। सो बस ये 3 थ्योरी, बस इतना ही सा है। इसको अगर हम समराइज करें,
तो आर्हेनियस की थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि अगर पानी में जाकर कोई H+ दे रहा है तो ये एसिड है, और अगर OH- दे रहा है तो वो बेस है। ठीक है, ये फेल क्यों करता था? क्योंकि ये सिर्फ पानी में बात करता था। फिर हम लोग देखें आपका ब्रॉन्स्टेड वाला। ब्रॉन्स्टेड में हम लोग मेनली देखें एसिड प्लस बेस और कंजुगेट बेस और उसका कंजुगेट एसिड। ये देखें यहाँ पे बस हम लोग बात किए कि एसिड किसे बोलते थे, जो कि H+ डोनर है, और बेस किसे बोलते हैं, जो कि H+ एक्सेप्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें आपका जैसे कि CH3COH H+ ये देता था, और आपका बात कर ले H2O जो कि इस H+ को लेता था, तो ये बेस कहला गया था और ये एसिड कहला गया था। क्योंकि ये अगर H+ ले लेगा तो ये H3O+ बना देता था, H+ डोनेट कर देता था तो ये माइनस बना देता था, जिसके कारण हम लोग इसको कंजुगेट बेस बोलते थे और इसको कंजुगेट एसिड बोलते थे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो आपका लुईस का था, और लुईस को पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जैसे BCl3 एक लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए हम लुईस का कॉन्सेप्ट लाते थे। क्योंकि ब्रॉन्स्टेड तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना कि BCl3 क्यों एसिडिक इन नेचर है। सो लुईस में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो BCl3 एक एसिड है और NH3 एक बेस है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो ओवरऑल ब्रॉन्स्टेड बात करता है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, लुईस बात करता है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, और आर्हेनियस H+ और OH- के रिस्पेक्ट में बात करता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं आपका JEE मेन का। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि कौन सा लुईस एसिड है, चेक करना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, यानी किसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए BCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, AlCl3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आंसर हो जाएगा डी। PH3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर है अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो ये बेस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन गलत। PH3 है गलत। AlCl3 हाँ लुईस एसिड है। SiCl4 भी एक तरह से आप बोल सकते हैं लुईस एसिड है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सिलिकॉन के पास आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इस कारण से एक न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर अटैक कर सकता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे ना, मतलब हम जब रिएक्शंस पढ़ाएंगे तो वहां दिखाएंगे कि SiCl Cl Cl और Cl, और जब कभी एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ऐसे अटैक करता है, ऐसे खोल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इस हिसाब से SiCl4 भी हो सकता है। बट हमें क्या देखना है, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो SiCl4 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए इसे हम नहीं ऑप्शन मारेंगे, बट रादर हम इसे मारेंगे। बट कीप इन माइंड जब हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे तो हम इसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये जब एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बॉन्ड तोड़ भी रहा है। जस्ट लाइक अगर आपको याद हो जब हम बात करते थे इस वाले चीज की, तो हम लोग ऐसे यहां दिखाते तो एक बॉन्ड तोड़ते थे, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट ऐसा है, यहां जब देंगे तो बॉन्ड तोड़ेंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन लुईस के पर्सपेक्टिव से SiCl4 लुईस एसिडिक इन नेचर नहीं है, बट अगर आप इलेक्ट्रोफाइल के एस्पेक्ट से सोचे तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये बाद में एक बॉन्ड तोड़ेगा ही तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। समझ में आया? सो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ऑलरेडी ये वीडियो लंबा जा चुका है, हम वैसे तो लंबा नहीं चाहते वीडियो बनाना, बट सिंस आज का ये लेक्चर आपका ओवरव्यू लेक्चर था, आपको बताना था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले इस लेक्चर में। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस सारे टॉपिक से मिलेंगे। ये आपका किया हुआ टॉपिक है, क्योंकि इसके प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए इसमें हमें टाइम नहीं लगेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड लक।